हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 12 है। ये पार्ट नंबर 12 में सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और जितना पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, उसके लिए आप सभी लोगों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए हमको, तो जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए हमको कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जिससे मुझको एनर्जी मिलती है और जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बना पाता हूँ। कमेंट नहीं आता है तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ करके आप लोग कमेंट ज़रूर करके हमको बताया करिए हर वीडियो पर कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ना। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर एमिनो एसिड पर वीडियो बनाइए, एमिनो एसिड पर वीडियो बनाइए। तो आज का जो पार्ट है हम लोग का वो एमिनो एसिड पर ही है। आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ एमिनो एसिड को लेकर के ही बनाने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा आप लोगों का मैं समय नहीं लूँगा, सीधे स्टार्ट करता हूँ। एमिनो एसिड पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है बीएससी फाइनल ईयर में, उसको हम लोग डिस्कस आज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टाइप इसका पूछा गया है, इन द टर्म ऑफ आर कामा एस नोटेशन व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेचुरल एमिनो एसिड। नेचुरल एमिनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो 2013 की ए वाले सेक्शन में मात्र एक ही बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद दूसरा टाइप इसका है, वाई एन एमिनो एसिड हैज़ द मिनिमम सॉल्युबिलिटी एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर एमिनो एसिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लेस क्यों होती है या फिर मिनिमम क्यों होती है। तो इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। तो 2018 के ए में, 13 के ए में, 15 के ए में और 16 के सी वाले सेक्शन में, लेकिन 10 मार्क में नहीं है, वो ऑप्शन में करके पूछा गया है, ठीक ना। तो लिखना आपको छोटा सा ही है, यानी कि 1.5 मार्क यहाँ से आपका बिल्कुल कंफर्म है, ये मिल सकता है आपको ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट टाइप इसका है, गिव 2 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ हर्ट ऑन अल्फ़ा एंड बीटा एमिनो एसिड। ये भी देखेंगे 2014 के बी वाले सेक्शन में। और आप लोग देखेंगे अल्फ़ा एमिनो एसिड का जो प्रिपरेशन है, ये अभी आगे भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है, यानी कि अल्फ़ा एमिनो एसिड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रिपरेशन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप इसका है, लिस्ट एंड नेम द 2 डाइपेप्टाइड दैट कैन बी मेड फ्रॉम एलानाइन एंड ग्लाइसिन। एलानिन और ग्लाइसिन से मिलकर के ऐसे कोई 2 डाइपेप्टाइड का नाम बताइए, उनकी लिस्ट दीजिए, या डाइपेप्टाइड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें इसमें आप लोग लिख देंगे। तो ये आपका पूछा गया है 2014 के ए वाले सेक्शन में, जो कि जहाँ से आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा। चलिए इसका और टाइप देखते हैं। इसके बाद पूछा गया है, डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ एडमंड्स मेथड फॉर एन टर्मिनल एनालिसिस ऑफ अ पेप्टाइड, इन व्हाट रेस्पेक्ट्स इज दिस मेथड सुपीरियर टू सेंगर्स मेथड, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2014 के सी वाले सेक्शन में, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे सी वाले सेक्शन में है तो 10 मार्क में पूछा गया होगा, एंड 17 के ए वाले सेक्शन में। तो ए वाले सेक्शन में मात्र एन टर्मिनल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसमें से थोड़ा सा ही पूछा हुआ है, तो मैंने इसी में लिख दिया है कि 2017 के ए वाले सेक्शन में। पूरा नहीं पूछा हुआ है, मात्र एन टर्मिनल क्या होता है एडवांस मेथड, ये पूछा हुआ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप इसका है, व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, हाउ आर दे सिंथेसाइज्ड, कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं, हाउ विल यू सीक्वेंस ऑफ इम्यूनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन में इम्यूनो एसिड किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, किस तरीके से सीक्वेंस में होते हैं, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। ये 15 के बी वाले सेक्शन में एंड 17 के बी वाले सेक्शन, यानी कि 8 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका लास्ट टाइप जो पूछने का है वो है, व्हाट आर एमिनो एसिड। सबसे पहली बात तो यही पूछ दिया कि एमिनो एसिड होता क्या है, एंड गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैंने आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये देखिए अल्फ़ा एमिनो एसिड के प्रिपरेशन से यहाँ पर भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। बस इसमें क्या ऐड कर दिया कि व्हाट आर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के को भी इसमें डिफाइन करिए, वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ऐड किया हुआ था, ठीक ना। तो अल्फ़ा एमिनो एसिड का जो प्रिपरेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 16 के सी वाले सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 10 मार्क में, एंड 17 के ए वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर एमिनो एसिड, ठीक ना। तो ए वाले सेक्शन में भी पूछेगा तो छोटा सा आपको लिखना है,
ठीक ना। और अगर बी वाले सेक्शन में पूछेगा तो उससे बड़ा, और अगर सी वाले में पूछेगा तो खुद ही आपको 2-3 क्वेश्चन एक ही में मिला करके देगा, तो दोनों तीनों का आंसर छोटा छोटा आप लोग लिख देंगे तो खुद ही बड़ा सा आंसर उसका बन जाएगा और आपको अच्छा मार्क मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एमिनो एसिड क्या होता है। एमिनो एसिड क्या होता है, व्हाट इज़ एमिनो एसिड या फिर व्हाट आर एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड जो होता है वो एमिनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिनमें कंटेनिंग एमिनो ग्रुप या फिर एमीन ग्रुप, इसको जनरली बोलते हैं एमीन ग्रुप, जिसको NH2 बोलते हैं। NH2 कौन सा ग्रुप है, आप लोग 12th में पढ़े होंगे, एमीन ग्रुप है। और कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको हम लोग COOH कहते हैं, COOH कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। बस सिंपल सी बात आपको एकदम बिल्कुल याद रखनी है एमिनो एसिड में कि एमिनो एसिड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें 2 ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 ग्रुप, तो एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि NH2 और COOH, ये दोनों ग्रुप जिस कंपाउंड में एक साथ देखने के लिए मिल जाएं तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि वो जो कंपाउंड है उसका नाम एमिनो एसिड है। क्लियर, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। वह ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एमीन ग्रुप यानी कि NH2 लगा हुआ हो और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH लगा हुआ हो, दोनों ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर जब मौजूद होंगे तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड बोलेंगे। क्लियर, क्योंकि एसिड वाला ग्रुप है और एमीन ग्रुप है तो एमिनो एसिड मिल करके यहीं से बन जाता है। मुझे लगता है आपको बेटर समझ में आया होगा। चलिए ये देखिए उसका फॉर्म है इस तरीके से। R देखिए, एक कार्बन हमारे पास है, एक कार्बन से अब 2 चीज़ें तो कंपलसरी है जोड़ना। एक आपका COOH, तो मैंने COOH यहाँ पे जोड़ दिया। इसके बाद NH2 भी जोड़ना है इसी कार्बन से, तो इसी कार्बन से मैंने NH2 भी जोड़ दिया। और एक यहाँ पे लग गया एल्किल ग्रुप आपका, जो बार बार ही बदलता रहेगा। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी, मतलब एल्किल ग्रुप आपका है। और बचता है कार्बन का एक बॉन्ड, और 3 बॉन्ड यहाँ से कंप्लीट, तो एक बॉन्ड जो और बचता है वहाँ पे उसके लिए मैंने लगा दिया यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये जो फॉर्म है आपका जनरली ये एमिनो एसिड का फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग ये चेंज करते जाएंगे तो यार आपका एमिनो एसिड का नया नया रूप जो है वो बनता जाएगा। CH3 लगा देंगे तो कोई और एमिनो एसिड बनेगा, C2H5 लगा देंगे तो दूसरा एमिनो एसिड बन जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे एल्किल ग्रुप को चेंज करते जाएंगे तो ढेर सारे एमिनो एसिड हमारे पास मिलते चले जाएंगे। लेकिन जो आपको याद रखना है वो क्या, कि एक ही कंपाउंड के अंदर जब 2 ग्रुप COOH और NH2 दोनों ग्रुप जब मौजूद होते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, तो ऐसी एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बोलते हैं। क्लियर, एकदम आपको याद हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, द बॉन्ड बिटवीन द NH2 एंड COOH इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड भी कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर पेप्टाइड बॉन्ड्स या फिर व्हाट आर पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड मीन्स होता है ना, ये देखिए जो हमारे पास 2 ग्रुप थे COOH और NH2, जब ऐसे ही जो 2 अभी हमारे पास एक ही एमिनो एसिड है, यही अगर हम 2 बार ले लें, 2 बार लेकर के दोनों से रिएक्शन करवाएं, यही एक ही चीज़ हम 2 बार ले लें और दोनों को लेकर के रिएक्शन करवाएं, तो रिएक्शन करवाने के बाद दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो एक NH2 ग्रुप, इसका NH2 ग्रुप और इसका COOH ग्रुप, समझिए आपस में जब जुड़ेगा तो जोड़ने के बाद ये जो COOH और NH2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो द बॉन्ड बिटवीन द NH2 ग्रुप, NH2 यानी कि एमीन ग्रुप एंड COOH ग्रुप इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक ना, सिंपली आपको पहले याद कर लीजिए कि एमीन ग्रुप और COOH के ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब कैसे बनेगा उसको मैं एग्जांपल के जरिए यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, यही सेम टू सेम चीज़, CH है हमारे पास, CH से R जुड़ा हुआ है, R जोड़ दिया मैंने, और इसी CH से NH2 जुड़ा हुआ है, मैंने NH2 जोड़ दिया, और इसी CH से COOH जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे COOH जोड़ दिया। फिर इसी को मैंने रिपीट करके दोबारा लिया। देखिए NH2 को मैं यहाँ पे NH और एक H इधर लिख दिया हूँ, तब भी तो बात हुई, NH2 है, फिर CH R COOH और ये COOH, यानी कि मैं एक ही चीज़ 2 बार लिया हूँ। अब देखिए ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका वाला OH और ये NH2 में से एक H मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर।
H2O, यहाँ से देखिए H2O रिमूव होगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से बचा, एक बॉन्ड यहाँ से बचा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और देखिए अब किसके किसके बीच में बना, COOH और NH2 था, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है इसी बॉन्ड का नाम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखिए आपका NH2 तो NH2, फिर CH R, इसके बाद फिर CO तो CO, और ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बीच में बना, ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड आपका। और इसके बाद फिर NH CH और AR, और इधर आपका COOH। ठीक, एकदम बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक जब एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन कैसे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जो है ये सब कंबाइंड होते हैं। ठीक ना, यानी कि इधर से वाटर निकलेगा, NH2 और COH जो है यहाँ से रिएक्ट करके वाटर निकालेंगे और बीच में एक बॉन्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका डाईपेप्टाइड। When two amino acids connected with peptide bond then this organic compound is known as dipeptide। देखिए आपको सिंपली याद रखना है कि डाईपेप्टाइड तो नाम से ही क्लियर है, डाई मीन्स क्या होता है, दो होता है। तो जब दो एमिनो एसिड, when two एमिनो एसिड, जब दो एमिनो एसिड कनेक्ट हो जाते हैं किसके थ्रू, तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जब कनेक्ट हो जाते हैं तो कनेक्ट होने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई पेप्टाइड बोलते हैं। तो जब दो एमिनो एसिड, देखिए ट्राई पेप्टाइड रहेगा तो 3 एमिनो एसिड, टेट्रा पेप्टाइड रहेगा तो 4 एमिनो एसिड, इस तरीके से जो है बनते चले जाएंगे। ठीक ना, पॉलीपेप्टाइड रहेगा तो बहुत सारे एमिनो एसिड, तो इस तरीके से आपका बनेगा। तो डाई पेप्टाइड अभी है तो दो एमिनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसको हम लोग डाई पेप्टाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा हुआ भी था अभी क्वेश्चन में कि ग्लाइसिन एंड एलानिन से हम लोग जो है कौन सा बना सकते हैं, डाईपेप्टाइड कौन सा बना सकते हैं। ठीक ना, तो ये देखिए ग्लाइसिन और ये जो एलानिन होता है ये दोनों जो है वो एमिनो एसिड के क्या है, एग्जाम्पल है। यानी ग्लाइसिन भी जो है वो भी एमिनो एसिड है और एलानिन भी क्या है, एमिनो एसिड है। अब दो एमिनो एसिड हमारे पास हैं, एक का नाम ग्लाइसिन, दूसरे का नाम एलानिन। अब दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे, अभी मैंने बोला कि जब दो एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या बनाते हैं, डाईपेप्टाइड बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे ग्लाइसिन हमारे पास है, एलानिन है, जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, डाईपेप्टाइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, तो ग्लाइसिन का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला NH2, यहाँ पे CH2 रहेगा और ये COOH। देखिए COOH और NH2 है ना, मतलब ये क्या है, आपका एमिनो एसिड है जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है ग्लाइसिन। इधर देखिए ये भी NH2 CH और यहाँ पे मात्र CH3 लगा दिया गया। जैसा कि मैंने बोला था कि वहाँ पे एल्किल ग्रुप जो होता है वो चेंज करते रहेंगे हम लोग, तो यहाँ पे CH3 लगा दिया गया और यहाँ पे COH। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी देखिए COH है या NH2 है, तो जैसी बात है ये भी क्या होगा, एमिनो एसिड होगा। अब इसका नाम रख दिया गया, यहाँ पे CH3 लगाने की वजह से यहाँ पे नाम रख दिया गया एलानिन। ठीक ना, अब ये दोनों जब देखिए यहाँ पे कंबाइन होंगे, कंबाइन कैसे होंगे, मैंने बताया था आपको कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये NH2 ग्रुप के बीच में रिएक्शन होगा। कैसे रिएक्शन होगा, तो वाटर बनेगा, इसका OH और इसका H मिलकर के यहाँ पे वाटर बना लेंगे। ये देखिए वाटर बन गया और वाटर बनने के बाद बाकी का जो बचेगा सेम टू सेम वैसे ही कनेक्ट करके उतार देना है। यानी कि NH2 CH2 और CO उतार करके बीच में एक बॉन्ड लगा करके NH CH3 COOH, ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही सिंपली देखिए यहाँ पे उतार देना है, NH2 CH2 CO और ये देखिए आपका पेप्टाइड बॉन्ड एंड NH CH3 COOH और ये आपका एक वाटर बन गया है। ठीक ना, ये जो आपका कंपाउंड बना है ये कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, डाईपेप्टाइड। ठीक ना, तो ये जो आपका कंपाउंड है वो डाईपेप्टाइड है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, अ पेप्टाइड इज अ लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड। याद रखना है आपको, लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक्स टुगेदर प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। देखिए लिंक्स टुगेदर, यहाँ पे पहले थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा देते हैं। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए, जैसा कि भी मैंने बताया कि डाईपेप्टाइड हम लोग किसे कहेंगे, जब दो एमिनो एसिड मिलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड बोलेंगे। लेकिन जब वही ढेर सारे एमिनो एसिड एकदम बिल्कुल लीनियर, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लीनियर चेन, एक बहुत लंबी सी चेन अगर बना लें, बिल्कुल ढेर सारे एमिनो एसिड 10 12 20 25 100 200 400 हो सकते हैं एमिनो एसिड, जब आपस में मिल करके लंबी सी चेन जब बना लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और किससे लिंक होंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होकर के एक लंबी सी चेन जब बना लेंगे तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बड़ा सा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। क्लियर, पॉलीपेप्टाइड।
और ये जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मान लीजिए अभी 20 एमिनो एसिड मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड बन गया, फिर 20 एमिनो एसिड मिल करके दूसरा पॉलीपेप्टाइड बन गया। तो मतलब 2-3 पॉलीपेप्टाइड जब मिल करके, यानी कि 2 या 2 से अधिक जब पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, जब ढेर सारे एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो एक लंबी सी चेन बनाते हैं, तो उस चेन का नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। और वही जब लंबी लंबी चेन 2-3 चेन मिल जाए, मतलब और भी लंबा बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। यानी कि पॉलीपेप्टाइड के मिलने से प्रोटीन बनता है और एमिनो एसिड के मिलने से पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो आपको बेटर समझ में आया होगा। और मेड अप ऑफ 1 or more पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, देखिए वही प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 1 or more पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, यानी कि पॉलीपेप्टाइड जब ढेर सारे मिलते हैं, 1 या 2 से अधिक, जब पॉलीपेप्टाइड आपस में जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है। द एमिनो एसिड आर द लिंक्ड कोवेलेंटली बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स, और जो एमिनो एसिड होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्ड से, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक ना। वही कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स आपका पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। क्लियर? ये रहा आपका पॉलीपेप्टाइड। इसके बाद चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम लोग पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करेंगे, किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक्स टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड देन पॉलीपेप्टाइड फॉर्म। बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि जब लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं, कैसे लिंक होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, तो थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, तो कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं? एक लंबी सी चेन बनाते हैं, जिस चेन का नाम क्या होता है? लंबी सी चेन बनाते हैं। किसकी चेन बनाते हैं? तो एमिनो एसिड की, जिस चेन का नाम क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर पॉलीपेप्टाइड उसका नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का मतलब प्रोटीन से बनी हुई चीज़ होती है। तो प्रोटीन किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। इसके बाद आपका इंसुलिन है, तो इंसुलिन भी जो बनता है वो आपका ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड से वापस में मिलते हैं, तो इंसुलिन भी बनता है। हार्मोन ऑक्सीटोसिन भी जो है वो भी एक पॉलीपेप्टाइड का ही एग्जाम्पल है, यानी कि ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड मिल करके तब जाके इसको बनाते हैं, या फिर एक तरह का ये भी पॉलीपेप्टाइड ही है जिसमें ढेर सारे एमिनो एसिड एक चेन में रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। इसके बाद बोला हुआ था कि किस तरीके से हम लोग उसको ऑर्डर में करेंगे, सीक्वेंस में कैसे किया जाएगा एमिनो एसिड को, या फिर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड होता क्या है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। दिस स्ट्रिंग इज नोन एज इज कॉल्ड एन एमिनो एसिड सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस में सिंपल सी वही घुमा फिरा के एक ही बात आपको याद रखनी है। देखिए बस थोड़ा सा अलग अलग लैंग्वेज में बस यहाँ पे बोलना है, लेकिन घुमा फिरा के सारी बात एक ही है। वही बात कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड। वही बात जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड कैसे बनते हैं? तो एमिनो एसिड से बनते हैं। तो यहाँ पे बोला गया स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि स्ट्रिंग मीन्स होता है लड़ी, एक तरह से कर सकते हैं, यानी कि ढेर सारी एमिनो एसिड एक मतलब बिल्कुल लड़ी की तरह से, यानी कि एक चेन की तरह से लंबी सी जब बन जाती हैं तो उसके बनने से क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन यहाँ पे बनता है। और इसी सीक्वेंस को, जिस सीक्वेंस से वो मिले होते हैं, जिस ऑर्डर में वो सब मिले होते हैं आपस में पॉलीपेप्टाइड्स, उसी को बोला जाता है, उसी स्ट्रिंग को या फिर उसी लड़ी को या उसी ऑर्डर को या फिर उसी चेन को बोला जाता है एमिनो एसिड सीक्वेंस। क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये पॉलीपेप्टाइड आपका, ये भी पॉलीपेप्टाइड, ये भी पॉलीपेप्टाइड, ये भी पॉलीपेप्टाइड, ये भी पॉलीपेप्टाइड, इस तरह से ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे ऐसे मिलते चले गए। एक देखिए लड़ी बन रही है ना, एक लड़ी, एक चेन बन रही है। ये जो चेन है, ये जो इस चेन के जुड़ने का, ये पॉलीपेप्टाइड के जो जुड़ने का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, इसी को बोला जाता है एमिनो एसिड का सीक्वेंस। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। दोज एमिनो एसिड्स इन विच एमिनो NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कनेक्टेड विथ सेम कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड। सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड होता क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात इसमें है कि
ऐसा कोई भी एमिनो एसिड जिसमें ACOOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप यानी कि एमीन ग्रुप दोनों एक ही कार्बन से जब जुड़े हों, ऐसा कोई भी एमिनो एसिड जिसमें एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उस एमिनो एसिड को हम लोग अल्फ़ा एमिनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ा एमिनो एसिड कहते हैं। देखिए सेम कार्बन एटम से जब जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ा एमिनो एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि एग्जांपल अभी पीछे भी मैंने बताया हुआ था, RCHCOOH और यहाँ पे NH2। देखिए एक ही कार्बन से COOH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और एक ही कार्बन से यहाँ पे NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, दोनों सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से इसका नाम क्या होगा? अल्फ़ा एमिनो एसिड होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये जो आपका R है, R को हटा करके यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दें तो क्या हो जाएगा? ACH, एक H इसके पास ऑलरेडी था, एक H और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। तो NH2 CH2 COOH। देखिए NH2 CH2 COOH। अब देखिए एक ही कार्बन से यहाँ पे देखिए NH2 भी जुड़ा हुआ है, COH भी जुड़ा हुआ है, तो अब ये भी क्या होगा? अल्फ़ा एमिनो एसिड होगा। लेकिन इसका नाम क्या होगा? कि अल्फ़ा एमिनो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बनों की संख्या कितनी है? 1 और 2 कार्बन के लिए इथेन होता है और COH के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ओइक लगाते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे बनेंगे। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, किस तरीके से अल्फ़ा एमिनो एसिड को हम लोग बनाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसका हम लोग बनाएंगे। तो 2-3 फार्मूले आपको इसमें याद रखने होंगे। रिएक्शन बिल्कुल आसान है, देखने में लंबा लग रहा होगा लेकिन काफ़ी आसान रिएक्शन है। सबसे पहले हमको लेना क्या है कि पोटेशियम थैलीमाइड लेना है। पोटेशियम थैलीमाइड का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है पोटेशियम थैलीमाइड का फार्मूला, आपको बेंजीन रिंग और इस तरीके से यहाँ पे कंडेंस कर देना है। एक और रिंग रहेगी, यहाँ पे समझिए कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड से O और इधर भी डबल बॉन्ड से O और इधर N और N से जुड़ा रहेगा आपका K। तो ये इसको हम बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। तो ये आपको फार्मूला याद रखना ही होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिए। दूसरी बात, इसका रिएक्शन अब हम लोग करवाते हैं किससे? क्लोरोएथिल एसीटेट से। क्लोरोएथिल एसीटेट से जब हम लोग करवाते हैं तो क्लोरोएथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है? ये देखिए आपका C2H5COO, ये आपका एसीटेट है और ये आपका क्लोरो, ठीक ना। तो क्लोरोएथिल, एथिल मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की वजह से यहाँ पे एथिल सॉरी C2H5 यहाँ पे है तो C2H5 की वजह से यहाँ पे एथिल हो जाएगा और ये आपका CH2COO जो है ये आपका एसीटेट आयन है। तो सिंपली इसका आपको फार्मूला याद रख लेना है कि Cl CH2COO C2H5 रहेगा तो इसका नाम होता है क्लोरोएथिल एसीटेट। ये 2 फार्मूले आपको याद रखने होंगे, पोटेशियम थैलीमाइड का और क्लोरोएथिल एसीटेट का फार्मूला याद रखना होगा। और इस तरह से फिर हम लोग जब यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाने के बाद इसका K और इसका Cl मिल करके क्या बना लेगा? KCl बना लेगा। अगर आपको इतना बड़ा फार्मूला नहीं भी याद हो रहा है तो आप एक काम करिए, कोई भी छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे भी आपका यहाँ पे Cl ले लीजिए, यहाँ पे CH3 ले लीजिए, तभी आपका बनेगा। लेकिन आपको फिर आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे इसको भी लेकर के आप रिएक्शन करवा सकते हैं। तभी देखिए यहाँ पे Cl और K मिल करके क्या बना लेगा? KCl बना के निकल जाएगा और CH3 आकर के यहीं पर जुड़ जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए KCl निकल गया, तो अब यहाँ पे KCl निकल गया तो यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और N CH2COO C2H5 ये कहीं भी आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम मैंने यहाँ से इतनी चीज़ें बिल्कुल एकदम सेम टू सेम बनाई और N के बाद यहाँ पे KCl जब निकल गया तो CH2COO C2H5 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है सिंपली। इसके बाद दोबारा आपको क्या करवा देना है? सिंपल, सबसे पहले तो इन दोनों का रिएक्शन करवा देना है और यहाँ पे जब KCl निकल जाएगा तो दोनों को एक में जोड़ करके फिर से जो आपको तीसरा रिएक्शन करवाना है यहाँ पे दूसरी बार, तो ये आपको ये करवाना है कि वाटर से रिएक्शन करवा देना है। वाटर से इसका क्या करवा देना है? रिएक्शन करवा देना है। तो जब आप वाटर से रिएक्शन इसका करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 H2O लिया हुआ है, 1 H2O मैंने इधर लिखा हुआ है, 2 H2O इधर लिखा हुआ है, ठीक ना। अभी 2 H2O है तो इसमें क्या है? 2 H2O में H2O आप जानते हैं कि किस में ब्रेक होता है? H में और OH में ब्रेक होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे 2 H2O है, 1 H2O 1 H और 1 OH में ब्रेक होता है। तो 2 H2O है तो 2 H और 2 OH में ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपका बनेगा क्या? यहाँ से जो है आपका ये ब्रेक होगा, ये देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी जो 2 हमारे पास H2O है यही यहाँ पे आकर के लगेंगे, OH आपका इधर आएगा और H आपका इधर आएगा। फिर इधर से भी OH आपका इस तरफ आएगा और H आपका इस तरफ आएगा। अब देखिए क्या बनेगा,
ये बेंजीन रिंग, इसके बाद देखिए ये वाला आपका ए बॉन्ड यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैंने बताया था कार्बन होगा, कार्बन, और इससे डबल बॉन्ड से ओ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से ओ भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए OH इधर है ना, तो ये इस वाले कार्बन से OH जुड़ जाएगा, देखिए OH जुड़ गया, इधर भी देखिए OH है, तो इस वाले कार्बन से OH जुड़ जाएगा, इधर देखिए OH, ठीक ना। अब इधर आपके पास क्या बचा, H बचा, NCH2 COO C2H5 बचा। तो इधर से अब देखिए क्या बनेगा, N से ये दोनों जो H हैं, ये दोनों H इधर से जो दो बॉन्ड टूटा है N का, तो इन्हीं दोनों बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, यानी कि NH2 बन जाएगा, NH मिला करके NH2। फिर आपके पास क्या है CH2, फिर आपके पास क्या है COO है, तो COO मैंने लिख लिया। और एक वाटर अभी हमारे पास बचा हुआ है, ये वाटर भी किस में ब्रेक हो जाएगा, H और OH में ब्रेक हो जाएगा। तो इसका वाला जो H है COO, यहाँ पे H आके मिल जाएगा, तो बना लेगा NH2 CH2 COOH। और अभी हमारे पास क्या बचा है, OH बचा है और C2H5, तो C2H5OH बन जाएगा, ठीक ना, C2H5OH बन जाएगा। तो आपको रिएक्शन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपका कंपाउंड बना है, इसी का नाम है ग्लाइसिन, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे भी ग्लाइसिन को देखा हुआ था। तो ग्लाइसिन और एक तरह का कैसा एसिड है, अल्फ़ा एमिनो एसिड है। क्यों अल्फ़ा है, क्योंकि एक ही कार्बन से NH2 भी जुड़ा हुआ है और एक ही कार्बन से COOH भी जुड़ा हुआ है। और ये जो आपका कंपाउंड बना है, इसका नाम है थैलिक एसिड, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं इथेनॉल है, ठीक। तो ये रहा आपका प्रिपरेशन अल्फ़ा एमिनो एसिड का। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, एमिनो एसिड्स हैज द मिनिमम सॉल्युबिलिटी एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। तो एमिनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एट लो pH। देखिए दो बात आपको याद रखनी है कि जो एमिनो एसिड होते हैं उनका वो जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कब, जब उनका जो pH होता है वो लो होता है। क्या होता है, लो होता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। वही अगर pH हाई हो जाए, हाई pH अगर हो जाए तो कैसा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। दो बातें, एमिनो एसिड का pH अगर लो होगा तो पॉजिटिवली चार्ज, और अगर हाई होगा तो नेगेटिवली चार्ज। तो बीच का जो pH होगा, द इंटरमीडिएट pH एट विच अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज अ नेट चार्ज ऑफ 0 इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट प्रोटीन, ठीक। देखिए और अभी हम बोले हैं, क्या बोले हैं कि अगर लो pH रहेगा तो पॉजिटिवली चार्ज, हाई pH रहेगा तो नेगेटिवली चार्ज। तो बीच में अगर रहेगा तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, यानी कि उसका जो चार्ज होगा वो, उसका जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इंटरमीडिएट मीन्स होता है बीच में, बीच वाला जो pH होगा, बीच वाले pH पर क्या हो जाएगा, ना ही वो पॉजिटिव हो पाएगा ना ही नेगेटिव हो पाएगा, तो उसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट प्रोटीन। उस प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, या फिर उस प्रोटीन किससे बना है, एमिनो एसिड से, तो उसी एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इसी की वजह से, क्योंकि उस वहाँ पे जब उसका नेट चार्ज क्या हो गया, जब 0 हो गया, उसके पास जब कोई चार्ज ही नहीं बचा, तो चार्ज नहीं बचा तो जब हम लोग उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर में जा कर के जब ब्रेक ही नहीं होगा, देखिए वाटर क्या होता है, वाटर में कैसे कोई चीज़ डिजॉल्व होती है, वाटर आप जानते हैं H+ में और OH- में ब्रेक होता है, OH- में ब्रेक होता है। जब जो आने वाला जो कंपाउंड होगा, जो घुलने वाला कंपाउंड होगा, वो भी तो प्लस माइनस में ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, जिसके ऊपर प्लस और माइनस रहता है जिसके अंदर। तो जब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज इक्वल टू 0 जब हो गया, तो ये क्या इसमें घुलेगा, जाहिर सी बात नहीं घुलेगा, और घुलेगा भी तो बहुत धीरे धीरे घुलेगा, जिसकी वजह से इसकी जो एमिनो एसिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या, उसके ऊपर जब चार्ज नहीं है, नेट चार्ज इक्वल टू जब 0 है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, लीस्ट हो जाती है, या फिर लेस हो जाती है, या फिर मिनिमम सॉल्युबिलिटी हो जाती है, ठीक। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हेंस एमिनो एसिड्स इज द लीस्ट सॉल्युबल व्हेन द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक ना। उसका रीज़न यही है कि उसके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं रहता है, तो जब चार्ज नहीं रहेगा तो बहुत ही धीरे धीरे वो घुलेगा, और चार्ज रहता तो फट से इसके H+ और OH- से रिएक्ट करके धड़ से एकदम पूरा उसमें घुल जाता। लेकिन जब उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, तो क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है इसलिए उसमें नहीं घुलेगा, ठीक ना। तो आपको हमेशा याद रखना है, एमिनो एसिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होती है, मिनिमम होती है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका एडमंड्स से पूछा हुआ था, एडमंड्स मेथड फॉर एन टर्मिनल एनालिसिस। तो एन टर्मिनल एनालिसिस क्या होता है, तो एमिनो टर्मिनल, जो एमिनो का टर्मिनल होता है, एमिनो टर्मिनल आप समझ गए होंगे, यानी कि NH2 ग्रुप
जो होता है तो उसका जो टर्मिनल होता है उसी को जनरली यहाँ पे बोला जाता है एन टर्मिनल। क्या बोला जाता है? एन टर्मिनल। सीक्वेंस एनालिसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ एमिनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड्स स्टार्टिंग एट देयर एन टर्मिनल एंड्स। देखिए इसका ये जो एन टर्मिनल होता है इसको जनरली ये डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि जो एमिनो एसिड का ऑर्डर क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया सीक्वेंस के बारे में मैंने अभी बात की थी कि ढेर सारे एमिनो एसिड जब एक लड़ी में बिल्कुल या एक लीनियर चेन में जब आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद जो सीक्वेंस बनता है, जो ऑर्डर होता है उसका जुड़ने का, उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। तो उस सीक्वेंस को ही डिटरमाइन करने के लिए कि किस सीक्वेंस में वो जो है जुड़ा हुआ है, एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, उसी को डिटरमाइन करने के लिए जो है एन टर्मिनल का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। एन टर्मिनल का हम लोग यूज करके पता कर लेते हैं कि वो कहाँ पे, किस जगह पे किससे जुड़ा हुआ है, ठीक ना। इट इज़ एबल टू एक्यूरेटली सीक्वेंस अप टू 30 एमिनो एसिड। लेकिन एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि ये जो मेथड है, एडवांस मेथड है जो है डिटरमाइन करने का, उसका एन टर्मिनल डिटरमाइन करने का, वो मात्र 30 एमिनो एसिड के लिए ही फॉलो हो पाता है, इससे ज़्यादा का नहीं। 30 एक्यूरेटली, देखिए यहाँ पे बोला गया कि एक्यूरेटली सीक्वेंस अप टू 30, यानी कि मात्र 30 एमिनो एसिड तक ही वो डिटरमाइन कर सकता है, इसके बाद डिटरमाइन नहीं कर सकता है। तो ये रहा आपका एडवांस मेथड। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स में बिल्कुल शेयर करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिले। थैंक यू।